अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का हालिया खिंचाव अब इदारा जाती टकराव बनता दिखाई दे रहा है। नादरा ने इलेक्शन कमीशन को 20 अगस्त को खत लिखा और इस खत में इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि आई वोटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन नादरा के मुजवजा निज़ाम पर मुस्बत पेशरफ्त करे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा के खत के जवाब में जवाबी खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने नादरा को लिखा कि खत से ये तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है और नादरा इसे हुक्म दे रहा है। खत में कहा गया कि इलेक्शन के लिए नए तरीकाकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नादरा इलेक्शन कमीशन से आई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए का नया मुआहिदा करना चाहता है, मगर नादरा पहले ये बताए कि इसने आई वोटिंग का साबिक मंसूबा कि जिस पर 6 करोड़ 65 लाख खर्च हुए वो क्यों छोड़ा। इलेक्शन कमीशन के खत में यह भी कहा गया कि अगर मौजूदा निजाम में कोई खामियां थीं तो इसका जिम्मेदार कौन है। इस कैफियत में नाजरीन मगर इलेक्शन कमीशन के तेवर बता रहे हैं कि इदारा अपने आईनी इख्तियार पर कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। बहरहाल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में तो हुकूमत वक्त भी नहीं दिखाई दे रही। इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी अपोजिशन से बाला बाला काविशें जारी हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाने की इस रीत ने पार्लियामान को अमलन गैर फाल कर दिया है। अपोजिशन एहतसाबी कार्रवाइयों पर ताउन को तैयार नहीं। आज भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर कर दी कि नैब के गवाहान ताहाल आसिफ अली जरदारी पर कोई इल्जाम लगा सके और ना ही नैब इल्जाम साबित कर सका, लिहाजा बरी किया जाए और बरियत के फैसले तक समाअत रोकी जाए। नैब ने मार्च 2020 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 2 वज़राए आज़म यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना से बैरून मुल्क से तहाइफ की सूरत मिलने वाली कीमती कारें खरीदने का रेफरेंस दायर किया था। इन तीनों रहनुमाओं पर सन 2004 में बनाई जाने वाली पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया था। नैब ने यह रेफरेंस जाली बैंक अकाउंट्स में मजीद शवाहिद मिलने के दावे के बाद दायर किया। रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने कवानीन में नरमी पैदा करके साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तोशाखाना से गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से तोहफे में मिलने वाली आर्मर्ड कार BMW 750 LI 2005, लेक्सस जीप 2007 और लिबिया से तोहफे में मिलने वाली BMW LI 760 तोशाखाना से खरीदी। आसिफ अली जरदारी साहब ने इन कीमती गाड़ियों की कीमत मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग वाले जाली बैंक अकाउंट से अदा की बकौल इस रेफरेंस की। और इसी तरह 2008 में मियां नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से मिली भगत करके दरख्वास्त दिए बगैर 15% अदायगियां करके तोशाखाना से गाड़ियां खरीदी। नाज़रीन, तोशाखाना के इस केस में आसिफ अली जरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए और फिर मियां नवाज शरीफ की मुसलसल अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के तवस्सुत से इन अदालती अहकामात की तामील करवाने की हदायत जारी की गई थी। इस माहौल में हुकूमत चेयरमैन नैब की तौसी देने का भी अंदिया दे चुकी है। नैब के मौजूदा कानून के तहत चेयरमैन नैब को तौसी नहीं दी जा सकती, लेकिन हुकूमत नैब की शिक 6B से नाकाबिल तौसी का लफ्ज निकाल कर ये मामला हल करना चाहती है। अब ऑर्डिनेंस की 90 दिन की मुद्दत खत्म होने से पहले पहले हुकूमत को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाना पड़ेगा। सेनेट में चूंकि हुकूमत की अक्सरियत नहीं, इसलिए ऐन मुमकिन है कि हुकूमत मुश्तरका इजलास से इसको पास करा ले। इस सारी चीज़ों पर बात करते हैं और जमहूरियत की सेहत के हवाले से भी हमारे साथ मौजूद हैं आज साबिक सेनेट चेयरमैन मियां रजा रब्बानी साहब। रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो बताइएगा, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का खिंचाव आज इदारा जाती टकराव बनता दिखाई दे रहा है। पहले आप हुकूमत वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस नादरा देख रहे हैं, क्या सूरत हाल बन रही है? शुक्रिया मेहर बुखारी साहिबा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, एक नहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त मुल्क में मौजूद है और जो अभी आपने इशारा दिया इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान टकराव का, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम ये बात देख रहे हैं कि इब्तिदा ही से जब से ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, इसने एक ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो शुरू किया हुआ है। और आज जो आप इलेक्शन कमीशन की सूरत में देख रहे हैं, बिकॉज द बॉल इज़ नॉट रोलिंग इन देयर डायरेक्शन, तो आपने देखा कि उन्होंने कजल्स उठा लिए हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़।
पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर वार किया गया और जिस तरीके से वफाकी वज़रा ने हुकूमत के वज़रा ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बातें की, वो एक नामुनासिब बात है। और अब लेकिन ये हम पहले भी देख चुके हैं, जब अदलिया का मसला हुआ और जब उस वक्त हयात थे चीफ जस्टिस ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, उस वक्त भी हमने देखा कि एक ऑनस्लॉट जजेस के ऊपर हुई और इसी तरह काजी फैज़ीसा साहब के ऊपर भी ऑनस्लॉट हुई। सो व्हाट वी आर विटनेसिंग इज़ नॉट समथिंग न्यू, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अगर अदारे कमज़ोर होंगे और बिलखुसूस अगर इलेक्शन कमीशन को इतना मुतनाज़ बना दिया जाएगा तो फिर आइंदा इंतखाबात का शफाफ और ट्रांसपेरेंट होना जो है वो एक बहुत ही कलरफुल एक्सरसाइज होगा। बेहतर फरमा रहे हैं आप, एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि ग्रेजुअल डिसमेंटलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस आप कह रहे हैं कि इन 3 सालों में हमने देखी है, लेकिन आप ये अल्टीमेटली ये टकराव इलेक्शन कमीशन के साथ ये महाज आ रहा है, इसका अंजाम क्या देख रहे हैं? देखें, मैं समझता हूं कि आइन जो है वो प्रवेल करेगा, और अगर आइन प्रवेल ना किया तो फिर एक डिज़ास्ट्रस सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। और मैं दोबारा अपने आप को रिपीट करता हूं कि ये जो डिसमेंटलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अगर आप तारीख़ में आप उठा के देखें तो जो भी हुकूमतें फस्तायत की तरफ या फैशिज़म की तरफ बढ़ रही हों, उनकी कोशिश यही होती है कि सिस्टमैटिकली इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ख़त्म किया जाए। और अगर इलेक्शन कमीशन को अपना आइनी किरदार जो आइन ने उसको सौंपा है उसको अदा करने ना दिया जाए तो then everything will be up in the air. Okay, so there are a few questions I must ask you, sir. पहले तो एक तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिसेस भी डिस्पैच कर दिए आज वज़रा को, फवाद चौधरी, आज़म स्वाति को, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इमरान खान की, आपको ये इमरान खान की ख्वाहिश लग रही है या किसी और की? नहीं, मैं समझता हूं कि ये ब्रेन चाइल्ड जो है वो मौजूदा हुकूमत का है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो लेके आएँ। अगर वो इस बात में वाकई सीरियस थे तो उनको चाहिए था कि वो ऑपोजिशन के साथ एक डायलॉग में बहुत अरसा पहले इंगेज करते। 10 या 12 बाय इलेक्शंस हुए हैं, अगर वो वाकई सीरियस थे, ऑपोजिशन से एंगेजमेंट होती, डायलॉग होता, और दे कुड हैव बीन ट्राइड इन दी बाय इलेक्शंस, ताकि बात सामने आ जाती कि इन प्रैक्टिकलिटी क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। सर, मंतक की बात कर रहे हैं, लेकिन जॉइंट सेशन से अगर ये ईवीएम्स और दीगर इस्लाहात को पास करा लिया जाए, जो कि बहरहाल हुकूमत कह रही है वी हैव द नंबर्स एंड वील डू इट, तो ऑपोजिशन क्या करेगी? व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? देखें, अगर ये अपनी सो कॉल्ड अक्सरियत के ऊपर जॉइंट सेशन से पास करवाने में कामयाब होते हैं, पहली तो बात यह है कि ऑपोजिशन पूरी रेजिस्टेंस करेगी पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्टरल रिफॉर्म्स वन साइडेड आते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स उसके अंदर शामिल नहीं होते, और तमाम से जब मैं बात करता हूं तो मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं कर रहा। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर और आई वोटिंग के ऊपर, तो अगर जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होते तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी उस कानून की, क्या क्रेडिबिलिटी होगी उस सिस्टम की जो सिर्फ वन साइडेड, यानी एक जमात या उसके चंद हवारी जमातों को की जिसको पुष्ट बनाई हासिल हो।
ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں سر، مگر اس ملک کے اندر انفارچونیٹلی اخلاقیات، لیجیٹیمیسی، کریڈیبلٹی آر ناٹ ریئلی بگ ایشوز ان دس کنٹری انفارچونیٹلی. سو اگر اف پش کمز ٹو شو اور معاملہ اس نہج تک پہنچ گیا that they bulldoze it through and they do manage the numbers, عدالت کا رخ کیا جا سکتا ہے. Will the opposition challenge this in courts? دیکھیں اپوزیشن آبویسلی اس وقت اپنی حکمت عملی جو ہے وہ طے کرے گی، لیکن کورٹس کے اندر بھی جایا جا سکتا ہے. گویا کہ میں ذاتی طور پہ اس بات کے مخالف ہوں کہ جو ایشوز پارلیمان کے ہیں ان کو پارلیمان کے اندر ہی حل ہونا چاہیے. جو ایشوز پولیٹیکل ہیں ان کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے درمیان ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور ہمیں کورٹس کا ریفیوج جو ہے وہ کم سے کم ان معاملات میں بالکل. مگر انفارچونیٹلی ایسے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. الیکشن کمیشن کے ممبران کے تقرر کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس پارلیمان میں کیس بھیج دیا. چیف عوامی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی عدالتوں میں کیسز جاتے ہیں. ادھر سارے کیسز عدالتوں کا انفارچونیٹلی رخ کر رہے ہیں. جی دیٹ از ویری انفارچونیٹ، اور اسی لیے آپ پھر یہ بھی دیکھتی ہیں کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ پھر اپنے آئینی دائرہ کار سے پھر وہ آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا شاید کوئی اور ادارہ ہو. ٹھیک. اور سر بیکاز ایک اور بڑی بون آف کنٹینشن جو ہے وہ سامنے آن کھڑی ہوئی ہے. نیب کے موجودہ قانون کے تحت ایز یو ویری ویل اویئر چیئرمین نیب کی توسیع نہیں ممکن، لیکن حکومت نیب کی شک 6B سے ناقابل توسیع کا جو لفظ ہے وہ نکالنا چاہ رہی ہے. یہ معمہ بھی حل کر سکتی ہے اسی کے تھرو، لیکن آرڈیننس کی 90 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے حکومت کو ایکٹ آف پارلیمنٹ لانا پڑے گا. اب سینٹ میں چونکہ آف کورس اکثریت نہیں ہے، اس لیے بھی عین ممکن ہے حکومت مشترکہ اجلاس سے یہ کام کرا لے. دین واٹ؟ دیکھیں یہ پھر آئی ہیو ٹو ریپیٹ مائی سیلف، یہ پھر بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوگی. ٹرانسپیرنسی اور احتساب کا میں حامی ہوں، لیکن ٹرانسپیرنسی اور احتساب جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اس میں کوئی ہولی کاؤز جو ہیں وہ نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان پچھلے 3 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کچھ ایسے ہے کہ سوائے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے جو حکومتی پارٹی ہے ان کے اراکان جن کے خلاف بہت سے شواہد بھی موجود ہیں، جس میں کابینہ کی اپنی بنائی ہوئی کمیشنز کی رپورٹس بھی شامل ہیں، لیکن ان کے تمام تر کیسز جو ہیں وہ نیب میں سرد خانے میں چلے گئے ہیں فار ون ریزن اور another. آج کل کراچی میں گرمی بھی بہت پڑ رہی ہے، تو مے بی ٹو بیٹ دا ہیٹ they have been put in the cold storage. But that apart, I think it will be very unfortunate. It will be totally against all norms. اور یہ آپ دیکھیں اس سے ایک اور مائنڈ سیٹ سامنے آتا ہے. گورننس بائی آرڈیننسز کا تو مائنڈ سیٹ پرائم منسٹر نے پہلے دن ہی دے دیا تھا. جب آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ اس پریس کانفرنس میں بھی موجود ہوں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ آپ کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آرڈیننسز کے ذریعے قوانین پاس کر لیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے دیٹ ہیز بن پلینگ بال اینڈ اٹ از converted itself into a ordinance factory, اور ordinances ہر ایشو پہ آ رہے ہیں. لیکن جو میں بات یہاں پہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے ایک اور مائنڈ سیٹ سامنے آ رہا ہے، اور جو نہایت ہی خطرناک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشاورت نہیں کرنی.
जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने मैं समझता हूँ हुकूमत को है, वो ये है कि वो नहीं चाहते कि मुशावरत की जाए। इसी तरह आपने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की भी बात आई या उससे पहले इलेक्शन कमिश्नर की भी बात थी, तो हुकूमत जो है वो कतराती है मुशावरत करने से। इट शाइज अवे फ्रॉम ए एंगेजमेंट with the opposition and मैं समझता हूँ कि ये एक निहायत ही ख़तरनाक ट्रेंड है कि अगर हुकूमत जो है वो मुशावरत ना करे। ये रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप मुझे एक सेकंड की इजाज़त दें, ये रिफ्लेक्ट करता है दूसरे शोबों में भी। अगर आप देख लें तो जो अभी मीडिया के ख़िलाफ़ जो ऑर्डिनेंस या बिल की बात की जा रही है, उसमें भी वो इंगेजमेंट करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। अब कोई कहा है कि कल शायद कोई कमेटी बनी है या नहीं, बट बिफोर दैट दे वर नॉट रेडी टू इंगेज। इफ़ अ गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू इंगेज with its own people and with stakeholders, तो then what do you expect? सर, आपके लिए ज़्यादा परेशान कौन एक्सक्यूज़ मी अमर क्या है कि कंसल्टेशन इंगेजमेंट नहीं हो रही, या ऑर्डिनेंस के थ्रू मामला चलाया जा रहा है, पार्लियामेंट बेवकूफ़ हो रही है, या नैब चेयरमैन जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी एक मुतनाज़ शख्सियत रहे हैं हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए पिछले 3 सालों से, और इनफैक्ट अदालतों के हवाले से भी जो रिमार्क्स आए हैं नैब के ऊपर, उनको एक्सटेंशन दी जा रही है और कानून के अंदर तरमीम की जा रही है, चेंजेस लाए जाए। व्हाट इज़ मोर वरीसम फॉर यू? मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद बात है वो ये है कि नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा रही है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि ये भी कोई नया अमल नहीं है इस हुकूमत के लिए। HEC के जो हेड थे उनको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से हटाया गया। So we didn't raise our voice, and when I say we, I mean the political parties. हमने उस वक्त बात नहीं की, अब इसको एक इशू नहीं बनाया, लिहाजा आज ये हिम्मत हुई कि चेयरमैन नैब को, जो एक मुतनाज़ शख्सियत है, चेयरमैन नैब जो एक वन साइडेड एहतसाब को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको अब मज़ीद एक्सटेंशन देने की बात थ्रू टेम्पररी लेजिस्लेशन की जा रही है। ओके रज़ा साहब, आयरनी ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ इतनी बिखरी पड़ी है, इतनी मुनक़सिम है कि हुकूमत जो है वो मजबूत दर मजबूत होती चली जा रही है। ये फैसले कि चाहे नैब चेयरमैन का रास्ता, उनकी एक्सटेंशन का रास्ता किस तरह रोकना है, किस तरह इदारा जाती टकराव से मुल्क को बचाना है, ये काम हम देख नहीं रहे। क्या पीपल्स पार्टी को PDM में रहना चाहिए था? आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? देखें, पीपल्स पार्टी ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि वो PDM में रहे और तमाम ऑपोजिशन को साथ लेके चले, और जो मुख्तलिफ इश्यूज़ मुल्क को दरपेश हैं उनको इकट्ठे हम फेस करें। लेकिन एक माहौल और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जिसमें फिर पीपल्स पार्टी के लिए ये मुमकिन नहीं रहा। उसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है, और पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि आज भी तैयार है कि इशू टू इशू बेस के ऊपर, और बिलखसूस पार्लियामान के अंदर पीपल्स पार्टी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ, जैसे मैं आपको सेनेट का बता सकता हूँ, वी हैव अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद PMLN और जो दीगर सियासी जमातें हैं अपोजिशन के अंदर बैठी हुई। तो हमारी हत्तल इम्कान कोशिश यही है कि अपोजिशन मुत्तहद हो। लेकिन जब आप ये देखें कि, जैसे मैं फिर वापस जाता हूँ जो मैंने बात इब्तिदा में की, कि जब एक ग्रेजुअल डिसमेंटलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ आप बढ़ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एक क्वाइज़ाई सेंट्रलाइज्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहे हों इन प्लेस ऑफ पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म, जब 1973 का आइन जो है वो 1962 के आइन के शैडो में
काम कर रहा हो तो ये तमाम तर इश्यूज़ आपके सामने आएंगे, ये तमाम तर इश्यूज़ मज़ीद कॉम्प्लेक्स होंगे। फिर एक ऐसी हुकूमत हो जो डायलॉग में बिलीव ना करती हो, जो इंगेजमेंट में मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से इंगेज करने में बिलीव ना करती हो, और जो एक वन पार्टी या फैशिस्ट रूल की तरफ गामजन हो, उस सूरत हाल में ये तमाम तर चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। और मैं इसमें बिल्कुल तमाम अपोजिशन जमातों को आई डू नॉट एक्सोनरेट देम फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी यूनिटी शो करें, यकजा हो और पाकिस्तान के अवाम को एक आवाज़ दें। माजरत के साथ सेनेटर साहब, जी एब्सोल्युटली, आप ही से सवाल है कि ये यू सीम टू बी voicing a lot of pragmatism but from a parallel planet almost, sir, because आप देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं नंबर है नहीं, बिलावल रोज़ कहते हैं इस्तीफे दें, अदम एतमाद लाएं, यू डोंट हैव द नंबर्स, वो कहते हैं 6 नंबरों के साथ क्या बातें कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने बड़ी सख्ती से इसकी मज़ामत की कल। और आप क्वासा सेंट्रलाइज स्टेट की आज बात कर रहे हैं, देयर इज़ नोबडी टू काउंटर इट इफ़ दैट इज़ द केस, बिकॉज अगेन एज आई से आप लोग मुनकसिम हैं। देखिए, आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम अ पैरेलल प्लैनेट because I have no intention of becoming a marshal. A lot of pragmatism, I must say, as I told you. But I mean, I rose तो headlines कुछ और ही हैं सर। नहीं, मैं आपकी बात समझ, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर ऊंच और नीच आती है। चेयरमैन माओ ने कहा था 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड। मेरे नुक्ते नज़र में तमाम सियासी जमातें जो ऑपोजिशन में हैं, सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट मूवमेंट्स, एकेडेमिया, बिकॉज इन सब पे अफेक्ट आ रहा है। एकेडमिक फ्रीडम इज ऑल्सो बीइंग कर्ब्ड। आप देख लें व्हाट इज हैपनिंग इन लाहौर, तो इन सब पे अफेक्ट आ रहा है। ये सब इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त की गिवन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें शायद जेलिंग इमीडिएटली पॉसिबल ना हो, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। वी मे नॉट बी एबल टू हैव शॉर्ट टर्म फिक्सेस, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन आप देखेंगी कि ये तमाम मूवमेंट्स, चाहे वो लेबर की हो, स्टूडेंट्स की हो, एकेडमिशियंस की हो, लॉयर्स की हो, जर्नलिस्ट की हो, पॉलिटिकल हो, दे विल ऑल जेल and merge together. Okay, sir, I'm running short of time. I'm an optimist as far as that is concerned. Really good, sir. I am running little short of time. 2 सवाल हैं आपसे। जमहूरियत की सेहत कैसी देख रहे हैं? गो कि क्वासा सेंट्रलाइज स्टेट आपने कह दिया। Do you think हाइब्रिड रजीम ही है जिसके अंदर हम रह रहे हैं? दूसरा सर, इस मुल्क के सदर ने और वजीर खारजा दोनों ने कहा है कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम माफ़ी देने के लिए तैयार हैं, मशरूत किया है उसको कि ऑफ कोर्स दे ले डाउन आर्म्स एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक कि ये नेशनल एक्शन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए सबको इकट्ठा बैठ के इसके ऊपर फैसला करना चाहिए है कि अक्रॉस द बोर्ड ये दी जाए ऐसी आम माफी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को, दीगर अनासर को भी, या जरा नी जर्क रिएक्शन में इन लोगों ने अनाउंस कर दिया? जरा सा मुख्तसर जवाब दीजिएगा सर। जी वेरी क्विकली मैं आपका आखिरी सवाल जो है वो पहले लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा और सदर मोहतरम का ये बयान जो है ये टोटली आउट ऑफ प्लेस है। ये बयान अगर इस टाइप का कोई बयान आना था तो वो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बाद आना चाहिए था, ताकि वहाँ पे इस पे सैर हासिल बहस होती और उसके बाद देखा जाता कि क्या ये आम माफ़ी या एमनेस्टी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। क्योंकि आज भी एज वी आर ऑन एयर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज़ किलिंग आवर सिक्योरिटी फोर्सेस and is engaging in conflict with our armed forces. So are we in a position to declare that we will give
a general amnesty. I think it is misplaced, ill-timed, and the forum should have been the joint session. Just very quickly on your last question, और उसके साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि मैं समझता हूं कि ये वक्त है जो आपने बात की कि नेशनलिस्ट फोर्सेस की, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट फोर्सेस की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए, बल्कि मैं ये बात कहता हूं कि एक मल्टीफैसेट डायलॉग होना चाहिए. इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की ज़रूरत है, डायलॉग विद द फोर्सेस, नेशनलिस्ट फोर्सेस की ज़रूरत है, और डायलॉग विद सिविल सोसाइटी एंड अदर फोर्सेस इन पाकिस्तान की ज़रूरत है. Much like, sir, quickly, much like the national dialogue and the grand dialogue Shehbaz Sharif talks about, आप उनके हामी भरते हैं, तमाम तरह इदारे भी बैठे हैं, सिविल सोसाइटी बैठे हैं. This is no, this is totally different. I have given a detailed working on this, and this has to be parliament led. जो कमिटी ऑफ द होल है सेनेट की, वो इसको लीड करे, और फिर उसकी एक पूरी, जब भी वक्त होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन जो डायलॉग शहबाज साहब बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है, जो डायलॉग मैं बात कर रहा हूँ वो मुख्तलिफ है. डू यू एग्री विद शहबाज शरीफ साहब वाले डायलॉग? उस हवाले से भी आप हमायत भरते हैं या नो नीड फॉर दैट? नहीं, मैं समझता हूं कि जो डायलॉग की बात मैंने अभी की है, या जब मैं चेयरमैन सेनेट था उस वक्त से मैं करता चला आया हूं, मैं अपने डायलॉग और उसके तरीक़ेकार की हमायत करता हूं. बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर रज़ा रब्बानी विद अस. इट वाज अ प्लेजर इंटरव्यूइंग यू सर. अ वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. आपको बताते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस एक दफ़ा फिर बढ़ा दी गई हैं. हुकूमत वक्त का एक और उस्तादी यू टर्न. स्टे विद अस. वेलकम बैक. हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत में 5 रुपए से जायद इजाफा कर दिया गया है. 5 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 123 रुपए 30 पैसे पर पहुंच चुका है. मगर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का यह मानना है कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम है. उनका मजीद ये कहना था कि असल कामयाबी ये है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है. मगर 2 रोज कबल वजीर खजाना ये मान चुके हैं कि लोगों की फी कस आमदन में इजाफा नहीं हुआ. ये जो महंगाई की शरह है, ये 27% ओवरऑल हमारी खाने पीने की और बाकी चीजों में इजाफा हुआ है, लेकिन आमदनी में 37% इजाफा हुआ है. ज्यादा चीज हमें तवज्जो देनी चाहिए. हमने इनकम्स बढ़ानी है, लोगों की आमदन बढ़ानी है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है. 37% इजाफा हमारे प्रोग्राम में कहा गो कि अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर इस बात से इंकारी हैं. लेकिन नाज़रीन, आपके सामने कुछ और अदाद शुमार पेश करते हैं. हालिया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फी कस आमदन $1651.9 पर छोड़कर गई थी, और इस वक्त फी कस आमदन $1542.5 है. यानी कि मुस्लिम लीग नवाज के आखिरी साल के मुकाबले में फी कस आमदन तकरीबन 7% कम हो चुकी है आज. और इसी तरह तेल की कीमतों का आलमी मंडी और साबका 2 हुकूमतों से तकाबुल भी करना जरूरी है. परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो पेट्रोल की कीमत 54 रुपए से बढ़कर 86 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई. इन 8 सालों में 62% इजाफा हुआ. 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए फी लीटर तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करते हुए बोझ अवाम को मुंतकिल ना करने का हुक्म जारी कर दिया. और फिर 2013 से 18 के दरमियान पेट्रोल की कीमत 67 और 110 रुपए के बीच में रही, और हुकूमत के इख्तिताम पर पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 70 पैसे थी. अब तहरीक इंसाफ ने इख्तिदार संभाला तो कीमत 92 रुपए 83 पैसे थी. पहली बार 1 नवंबर 2018 को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और कीमत 97 रुपए 83
पैसे तक पहुंचा दी गई कि जिसके बाद अब तक गुज़िश्ता 3 सालों में कम से कम 50 बार कीमतें बढ़ा दी गई हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता अदवार में जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था तो असद उमर साहब कौम को पेट्रोल की असल कीमत और टैक्सेस का बताया करते थे। 1 मार्च 2018 को इलेक्शन से फकत 3 माह कबल इमरान खान ने ट्वीट किया, शर्मनाक बात है ये कि किस तरह हुकूमत ताकतवरों से टैक्स वसूल करने से इनकार करती है और शरीफों और दीगर लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कौमी वसाइल को जाया करने की इजाजत दे देती है। जबकि असद उमर ने 2016 में अवाम को बताया कि टैक्सों के बगैर पेट्रोल की कीमत 46 रुपए 8 पैसे होनी चाहिए। हुकूमत 24.5 रुपए यानी कि 52% टैक्स लेती है। ओगरा की वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल में टैक्स और दीगर का ब्रेकडाउन आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, ये है कि PSO की मिलने वाली फी लीटर कीमत 95 रुपए 41 पैसे है कि जिसमें दरामद पर 10% कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। 3 रुपए 67 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन फी लीटर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और ऑयल डीलर्स का कमीशन तकरीबन 7 रुपए फी लीटर है। जबकि पेट्रोलियम लेवी टैक्स की मद में हुकूमत 5 रुपए 62 पैसे फी लीटर और 11 रुपए 74 पैसे सेल्स टैक्स की मद में फी लीटर हुकूमत की जेब में जा रहे हैं। अब इस सबको कैलकुलेट कर लीजिए, सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम लेवी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी की मद में हुकूमत सारिफीन से फी लीटर 26 रुपए 86 पैसे टैक्स वसूल कर रही है। यानी कि गुज़िश्ता 3 अदवार में पेट्रोल की कीमतों का आलमी मंडी से कीमतों के साथ तकाबुल किया जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दौर में पेट्रोल की आलमी कीमतें कहीं ज़्यादा थी। अप्रैल 2008 को जिस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाया तो खाम तेल की आलमी कीमत $112.40 थी और पीपल्स पार्टी दौर के इख्तिताम पर 1 अप्रैल को खाम तेल $92.80 में फरोख्त हो रहा था। मगर 5 साला दौर में ज्यादा से ज्यादा कीमत 108 रुपए 45 पैसे रही। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून के 5 साल को देखा जाए तो खाम तेल की ज्यादा से ज्यादा कीमत $160.20 फी बैरल और कम से कम $33.60 फी बैरल रहने के बावजूद पेट्रोल की ज्यादा से ज्यादा कीमत 106 रुपए फी लीटर रही। और जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का खात्मा हुआ और तब हमने देखा कि पेट्रोल 88 रुपए 7 पैसे फी लीटर में फरोख्त हो रहा था। इन दादोशुमार के बाद यकीन से कहा जा सकता है कि खाम तेल की कीमतें पीपल्स पार्टी दौर में बुलंद तरीन सतह पर होने के बावजूद बोझ अवाम पर नहीं डाला गया। जबकि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अदवार में खाम तेल की कीमत में एक जैसा रुझान ही रहा, हत्ता कि तहरीक इंसाफ दौर में खाम तेल $20 पर भी फरोख्त होता रहा। मगर इसका पूरा फायदा अनफॉर्चुनेटली अवाम तक मुंतकिल नहीं किया जा सका। हुकूमत अवाम को ये बार बार बावर करवाने की कोशिश करती है कि पेट्रोल की कीमत खित्ते में सबसे कम है, मगर ये नहीं बताती कि खित्ते में महंगाई भी सबसे कम है। अंदाज़ोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई 8% है, जबकि बांग्लादेश में 5.9% और हिंदुस्तान में 4.6% के करीब है। अगर वहाँ पेट्रोल महंगा है तो महंगाई भी कम है। हुकूमत अवाम को अच्छे दिनों की नवीद सुनाती है, मगर ये नहीं बताती कि वो अच्छे दिन कब आएंगे। बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड। सर, थोड़ी सी आयरनी तो है, मैंने कहा ये बताया हम लोगों ने लोगों के सामने तो रख दिया कि आप लोगों के दौर में जब इंक्रीज़ होता था टैक्सेस गिनवा के असद उमर साहब बताते थे कि कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है और क्या हो रहा है अवाम के साथ, कितनी ज़्यादती हो रही है। 24.5 रुपए फ़ी लीटर के ऊपर एहतजाज हुआ, कोराम बर्पा कर दिया। आज अपने तकरीबन 27 रुपए फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है और मिला के सारे टैक्सेस को। बट दे सेइंग कि ये तो होना ही था। बट फ्रैंकली स्पीकिंग सर, हुकूमत के पास चॉइस ही क्या थी? ये होना नहीं था, इससे ज़्यादा होना है। अभी होगा जी, करना पड़ेगा। यानी कि अभी चॉइस नहीं थी। नहीं, 2 चॉइसेस हैं आपके पास। हुकूमत बजट में हदफ रखती है कि मैंने कितना सेल्स टैक्स से हासिल करना है और कितना पेट्रोलियम लेवी से हासिल करना है। बिल्कुल ठीक है, उस हदफ को आप पूरा करते हैं। हमारे जो आखिरी महीना था 2018 में टोटल टैक्स जो पेट्रोल पे था वो तकरीबन 14 रुपए के करीब बनता था, जिसमें सेल्स टैक्स भी था, पेट्रोलियम लेवी भी थी। उस वक्त पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए पे लिमिटेड थी, आप उसे ऊपर नहीं बढ़ा सकते थे, तो सेल्स टैक्स बढ़ाकर हदफ पूरा किया जाता था। अब पेट्रोलियम लेवी की कोई हद नहीं है, इसमें कोई हद नहीं है। तो जो बजट में हदफ रखा गया है वो रखा गया है 605 अरब रुपए जी, पेट्रोलियम वो तकरीबन 30 मेरा ख्याल है 30 रुपए फी लीटर बनता है। सर, ये तो आप लोगों ने काम किया था ना, ये गुंजाइश 30 रुपए फी लीटर। मिफ्ता साहब ने अपना आखिरी बजट देते हुए इसकी स्पेस, ये गुंजाइश रख दी थी और फिर गए थे। वो प्रोविजन बढ़ाई गई थी, हाँ, लेकिन अभी जो बजट रखा गया है तो उसमें 30 रुपए है। बिल्कुल है सर, तो आप ही ने बढ़ाई थी, मैंने पहले ये नहीं, मैं माजरत से कहूँगा हमने बढ़ाई नहीं थी।
ہم نے اس کو بڑھا دیا تھا پروویژن کو جی کہ بالکل آپ 30 روپے تک کر سکتے ہیں 10 روپے تک، تاکہ جو سیلز ٹیکس نہ بڑھانا پڑے، اس میں ہدف پورا کیا جا سکے. اس دفعہ جو ہدف رکھا گیا ہے وہ 600 کا ہے، وہ 30 روپے کا ہدف ہے. ابھی پیٹرول لیوی لگ رہی ہے 5 روپے. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 25 روپے فی لیٹر جو ہے وہ ہدف کم ہو رہا ہے، یعنی آپ کو یہ بورو کرنا پڑے گا. تو یہ بجٹ ابھی 3 مہینے گزرے ہیں، آپ کا 60-70 ارب کا یہیں آپ کو ڈز لگ گئی ہے. دوسری بات جو ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، سارا معاملہ لنکڈ ہے ڈالر سے. جب آپ کا ڈالر ڈی ویلیو ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اس حکومت کی سب سے بڑی فیلیور ہے کہ یہ کرنسی کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے، اور 13% پالیسی ریٹ ہونے کے باوجود. تو جب ڈالر 70% نیچے جائے گا، 100 روپے چلے 115 لگا لیں، 50% نیچے چلا گیا، تو پھر اس پہ یہ امپیکٹ آتا ہے. یہ صرف اس پہ نہیں ہے، یہ دال پہ بھی ہے، یہ کھانے کے تیل پہ بھی ہے، یہ پتی پہ بھی ہے، یہ گندم بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں، چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں. مہنگائی کا سب سے لیڈنگ انڈیکیٹر آپ کی گندم، اس کی آپ کیا 1950 روپے ریلیز پرائس کر دی ہے گندم کی، یعنی کہ وزیر اعظم چند دن قبل کہہ رہے تھے 1475 روپے سے اوپر نہیں جائے گی. 2 وزیر مل کے آئے 1950 کر دی. کیونکہ وہ نہیں کریں گے تو امپورٹ بھی نہیں کر سکتے. امپورٹڈ مہنگی ہے، امپورٹڈ آپ کو امپورٹ بھی کر رہے ہیں، ڈالر جب بڑھائیں گے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. عام آدمی کے لیے ذرا سی ایک ریلسٹک پکچر کھینچے، بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں وزراء تو ڈینائل میں. وزیر خزانہ کہتا ہے کہ فیکس آمدنی نہیں بڑھی، وزیر اطلاعات کہتا ہے بہت بڑھ گئی ہے. ہم نے اعداد و شمار سامنے رکھ دیے ہیں، ریئل ویجز میں نقصان ہوا ہے. اعداد و شمار کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر آ رہا ہے. آج ملک میں 3 سال گزر گئے ہیں، کوئی پیرامیٹر، کوئی معیار اکانومی کا پازیٹیو نہیں ہے 2018 کے مقابلے میں، کوئی بھی. ہر چیز نیچے گئی ہے. مگر سر میرا بالخصوص عباسی صاحب بتائیں، سیلز ٹیکس بھی نہ لیں ہم لوگ کہتے ہیں، مگر پیٹرول کی پرائسز بھی نہ انکریز کریں، کہاں کریں؟ ریونیوز کا کیا کریں سر؟ اور ڈیمانڈ ورنہ کم کر دیں نا آپ پیٹرول کی، کیسے کریں؟ گروتھ سے آتی ہے، اضافی ٹیکس لگانے سے نہیں آتی جناب. اضافی ٹیکس لگانے سے آپ کا ملک اور نیچے جاتا ہے. ابھی بھی ڈیٹ ڈریون گروتھ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کے اس کے اوپر یہ لوگ فالو کر رہے ہیں. ڈیٹ ڈریون گروتھ یہ گروتھ نہیں ہے، یہ یہاں ایک پیسے کی گروتھ نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ ڈالر کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، آپ کی حکومت کا ریونیو ویسے بڑھ جاتا ہے، کچھ کیے بغیر بڑھ جاتا ہے. تو اس حکومت کا ریونیو 50% سے زیادہ پورٹ سے آتا ہے. اگر آپ نے ڈالر کو 50% ڈی ویلیو کر دیا تو آپ کا جو پورٹ سے ریونیو تھا وہ 50% ویسے ہی بڑھ جانا چاہیے تھا. اس کے باوجود آپ ریونیو کے اہداف پورے نہیں کر سکے. ابھی پیٹرول لیوی کی مد میں میرا یہ اندازہ ہے کہ 60-70 ارب روپیہ آپ آلریڈی پیچھے ہو چکے ہیں. اچھا، آپ کو اضافی قرضہ لینا پڑے گا مزید. یہ صرف ان 3 مہینوں کی بات ہے. اگر یہ پیٹرول لیوی 30 روپے پہ نہیں لے کے جاتے، یعنی پیٹرول میں 25 روپے کا اضافہ اور نہیں ہوتا، تو یہ اور ڈیٹ لینا پڑے گا. پھر غریب آدمی کیا کرے گا؟ غریب آدمی جب اللہ کرے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور اس ملک کے عوام کے فیصلے کا آپ احترام کریں تو غریب آدمی صحیح فیصلہ کر دے گا. اچھا سر، نان ٹیکس ریونیو ہے یہ جو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن 100% یہ وفاق کے پاس جانے. 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ اتنا کچھ ڈسٹریبیوٹ اور بانٹ دیا جاتا ہے صوبوں کے اندر، آپشن کیا ہے؟ what should the government okay I understand you'll say taxes بڑھاؤ، مگر نہیں، میں نہیں کہتا ٹیکسز بڑھائیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں گروتھ کی آپ کے پاس واحد حل ہے ملک کو گروتھ کا. آپ پاکستان کو 7% گروتھ اگر دے دیں 5 سال کے لیے، آپ کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے. 18ویں ترمیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. معذرت سے میں کہوں گا NFC ایوارڈ کا ایشو ہے. آپ NFC ایوارڈ میں صوبوں کو 0 کر دیں نا، اس ملک کی اکانومی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، میں NFC ایوارڈ کی طرف اشارہ کر رہی تھی. آپ کہہ رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ 0 کر دیں، آپ حساب لگا لیں. ایون دو مفتاح اسماعیل صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ NFC کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے. میں معذرت سے دیکھیں، اب مفتاح اسماعیل صاحب کی پوری کانٹیکس میں اگر بات دیکھ لیں، میں یہ کہوں گا آپ 0 کر کے ذرا ایویلویٹ کر لیں کیا ہوگا ملک میں. آپ صوبوں کو 1 پیسہ نہ دیں، کیا ہوگا؟ میں حساب لگا لیں نا. مفتاح اسماعیل صاحب ایز اے فائنانس منسٹر بات کرتے ہیں، میں ایز اے پرائم منسٹر بات کرتا ہوں. میں نے پورے ملک کو دیکھنا ہے نا جی، تو پرائم منسٹر کو پورے ملک کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ حساب لگا لیں ذرا، آپ 0 کر دیں، 1 پیسہ صوبوں کو. آج اگر آج بھی آپ پرائم منسٹر ہوتے، what would you be doing differently؟ آج کیا کرتے؟ گروتھ. ٹھیک ہے، گروتھ کیسے نا، کانسنٹریٹ کریں، کیسے انڈسٹری کو بڑھائیں، سی پیک کو. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبر زبردست آ رہے ہیں ان کے. محترم آج بھی آپ 2018 میں نہیں پہنچے.
आपकी क्या जबरदस्त आ रहे हैं। कोविड को नहीं ज़हन में रखते आप जी? कोविड पेंडेमिक आप कोविड से पहले देख लें, वो भी तनाज़ुली का शिकार था सब कुछ। तनाज़ुली का शिकार है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बजाय ये कहें जी पिछले महीने ग्रोथ ये थी अब ये होगी, महीनों में ग्रोथ नहीं होती, साल में देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं आप कहाँ पर थे। पाकिस्तान की आज जीडीपी भी कम है, पर कैपिटा इनकम भी 2018 से कम है, यानी 3 साल में हम मनफी ही जा रहे हैं। बट शुक्र है कोर इन्फ्लेशन काबू में रही है, थैंक गॉड, अदरवाइज दे वुड बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। मगर सर बजट डेफिसिट कम करना है। मेरी गुजारिश सुन लें, रूरल फूड इन्फ्लेशन 15-18% तक गई है। ये कोई दुनिया का मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। हम कहते हैं ये रूरल मुल्क है, ये सोना उगलती जमीनें हैं, अगर इनमें इन्फ्लेशन का ये हाल है तो बाकी क्या बनेगा। अच्छा सर, वे फॉरवर्ड क्या है फिर? आपने ग्रोथ का, मगर टैक्स, बिकॉज आई ऑल्सो लुक एट इट कि भाई आपने पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं ना, मगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स आपने 3-4 दे दी थी आपके दौरे हुकूमत में। हमने एक दी थी, बड़ी क्लैरिटी पूरे 5 साल के अंदर। जी बड़ी क्लैरिटी एक दी थी। जी एक दी थी बड़ी, आप रोज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने रियल एस्टेट में सारा पैसा अलाउ कर दिया ब्लैक मनी, तो फिर क्या बनेगा। आज टैक्स एमनेस्टी नहीं है, आज टैक्स की वाइटनिंग स्कीम है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, जो मर्जी कर लें। हाँ, बात कंस्ट्रक्शन और ऑफशोर अकाउंट्स के ऊपर फिर ये कहूंगा, बात में माजरत से कहूंगा, सारी चीज की बुनियाद जो खराबी है वो इलेक्शन की चोरी में है। आज मुझे आप हुकूमत में आज एक आदमी एक वजीर का नाम ले दें जिसको काम आता हो, जो इस मुल्क के मसाइल समझता हो, जो अपनी मिनिस्ट्री को समझता हो और इस मुल्क के मसाइल हल कर सके, मुझे नाम बता दें। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। हर आदमी 3-3 दफा बदला जा चुका है। जो वजीर एक महकमे में नालायक है वो इंशाल्लाह दूसरे में भी नालायक होगा, तीसरे में उससे बदतर होगा। यहाँ 3-3 महकमे बदले गए। और आप अगले आने वाले दिनों में आपको लग रहा है 25 रुपए मजीद कीमत बढ़ेगी पेट्रोल की? आप नहीं बढ़ाएंगे, कर्जा ले लें, इजाफी कर्जा ले, कर्जा हुकूमत ले रही है, दबा के ले रही है। जितने 71 साल में कर्जे लिए गए थे उसका 50% कर्जा ये ऐड कर चुके हैं बिल्कुल 3 सालों में। 40 ट्रिलियन ऑलमोस्ट। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच इंडीड। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। एक और अहम तरीन खबर की तरफ हम लोग जाएंगे, आपको मिलाएंगे डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब से। ही हैज़ मेड अस वेरी प्राउड इंडीड। रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड 2021, पॉपुलरली नोन एज एशिया का नोबेल प्राइज़, ये जीत के आए हैं। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया है। और मुख्तलिफ इंडेक्स हम लोग सामने रखेंगे, आपको इस हवाले से बताएंगे। मगर पहले आपको बताते चले कि माइक्रो फाइनेंसिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है। इस हवाले से शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना जो हैं वो अपना पूरा प्लान जो है माइक्रो फाइनेंस को मद्देनज़र रखते हुए क्या कहते हैं आपको ये भी सुनाएंगे। विदाउट फर्दर डू, डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं अखुवत के, एशियाज़ नोबेल प्राइज़ विनर 2021। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारा साथ देने का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच जी, दिस इज़ ऑनर फॉर मी। आपने मुझे दावत दी और ये एज़ाज़ की बात की। एज़ाज़ तो मैं पहले भी कहता हूँ कि ये एज़ाज़ मेरा नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का है, क्योंकि इस तरह के काम जो होते हैं ये कोई एक शख्स या चंद लोग नहीं करते, ये पूरा मुआशरा है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी मुआशरे की असल तस्वीर सामने आती है। कंपैशन है, दयानत है, अमानत है, सदाकत है। आपको इल्म ही होगा कि 160 अरब रुपए की रकम दी गई और 99.9% की शरह से वापस मिली। और इससे खूबसूरत तस्वीर हमारी कौम की या वतन की क्या हो सकती है। तो ये एज़ाज़ जो है ये दरअसल इस तसव्वुर का है और बग़ैर सूद के जो छोटे कर्ज़ों का जो निज़ाम है उसका है, और हमारे दोस्तों का है जिन्होंने इस काम को कामयाब बनाने के लिए। बिफोर मैं आपसे इस हवाले से बात करूं, पावर्टी एलिविएशन और कर्ज़े हुस्ना के हवाले से, और किस तरह ये सिस्टम चलता है और किस तरह आपने इसको अभी तक चलाया है, जस्ट क्विकली, बिकॉज आई रोज़ ये हमारे लिए कोई रोज़ की खबर नहीं होती कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर हम ये अवार्ड्स जीतें और हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले। क्या तासुरात थे आपके? जी बिल्कुल, देखिए मैंने तो पहले भी कहा कि एक तो ये है कि एज़ाज़ मिलना एक बड़ी बात है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नेकी बज़ात ख़ुद एक एज़ाज़ है। तो असल एज़ाज़ तो यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए जो काम किया जाए उसी में उसकी रज़ा अगर मिल जाए तो यही सबसे बड़ा एज़ाज़ है। लेकिन मुझे इसकी असल खुशी ये हुई है कि पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर दुनिया के सामने गई है। जब एक फ़िलिपाइन में एक गैर सरकारी तंजीम और हुकूमत ये कहती है
کہ پاکستان میں زیرو بیسڈ لینڈنگ کا سب سے بڑا نظام دنیا کا تعمیر ہوا، جس میں 40 لاکھ خاندانوں کی زندگی میں بنیادی تبدیلیاں آئیں. تو اس سے بڑھ کر آپ اور پرمسرت لمحہ آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جس ملک کے بارے میں آپ ہر وقت نا امیدی کی بات سنتے ہیں اور ہر وقت ہم پر تان و تشنی کے تیر برستے ہیں، تو اسی ملک کو ہم نے نہیں کہا، ایک بین الاقوامی ادارہ یہ کہتا ہے، اور انہوں نے ان کا اپنا ڈیو ڈیلیجنس کا سسٹم ہوتا ہے. یہ جو انعام ہے اس کے لیے کوئی اپلائی نہیں کرتا، وہ خود سے ڈھونڈتے ہیں کہ کس ملک میں کون سی کو غیر معمولی بات ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کھویا ہوا اعتماد بحال ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں اپنے پوٹینشل پر یقین آتا ہے، اور اس بات کا دنیا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بالکل. تو مجھے یہ بتائیے گا سر، اوور دیز ایئرز آپ یہ اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں، آپ نے کنسسٹنٹلی اب اس آئیڈیا کو کس طرح پاکستان میں ایکسپینڈ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا آغاز تو بڑی ایک ہیوملٹی اور بڑی ایک انکسار کے ساتھ چند ہزار چند لاکھ سے ہوا، اور آج یہ میں نے جیسے عرض کیا 160 ارب پہ، اور دنیا کا سب سے بڑا قرض حسن پروگرام، 40 لاکھ لوگوں کی خدمت. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی یہ کام اپنی تکمیل کو پہنچا نہیں ہے. جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے تو ہم سب غریب ہیں. اس کی درد، اس کی دکھ کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے، ہماری خوشیاں ہم سے دور رہیں گی. تو پاکستان میں جتنے لوگ بھی پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان تک پہنچانا، یہ فائنینشیل انکلوژن، یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے. اور اس میں مجھے خوشی ہے کہ شوکت ترین صاحب نے اور وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ بہت بڑا ارادے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی 1 ٹریلین سے زائد کی رقم چھوٹے قرضوں کی صورت میں لوگوں کو جائے گی، کسانوں کو جائے گی اور انٹرپرینورز کو جائے گی، اور گھروں کی تعمیر کے لیے جائے گی. جو کامیاب پاکستان کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام آنے والا ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت کمبینیشن اور کلیبوریشن ہے، یہ اشتراک عمل ہے ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا اور بینکس کا اور حکومت کا. سر یہ ہر حکومت آ کے کہتی ہے، مگر اس دفعہ شوکت ترین صاحب بہت پر امید دکھائی دے رہے ہیں. وہ پورا ڈھانچہ جو ہے خط غربت سے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے، کسانوں کو بااختیار کرنے کے لیے، وہ مائکرو فائنانسنگ کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں. قوت کا نام بھی لے چکے ہیں، ہم سے انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ کہا. اس دفعہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، شوکت ترین صاحب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جانتے ہیں کہ مائکرو فائنانس کیا ہے، نمبر 1. اور دوسری چیز وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ مائکرو فائنانس نہیں کر سکتے. اور تیسری سطح پر وہ یہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن حل نہیں ہے، یہ باٹم اپ اپروچ سے ہوگا. اوپر جتنی مرضی آپ پیسے دے دیں لوگوں کو، وہ خوشحالی نیچے نہیں جاتی جب تک کہ نچلی سطح پر رہنے والے لوگوں کو فائنینشیل انکلوژن میں نہ لایا جائے. تو شوکت ترین صاحب کے اوپر مجھے بہت زیادہ امید اس لیے ہے کہ وہ پورے نظام کو سمجھتے ہیں، وہ خود بینکار رہے ہیں، اور وہ مائکرو فائنانس کے جو اندر چھپی ہوا پوٹینشیل ہے اس سے بھی آگاہ ہیں، بلکہ وہ خود بھی مائکرو فائنانس کرتے رہے ہیں. تو اب ان کو جو یہ تجربات مختلف حاصل ہوئے ہیں، اور پھر اخوت کے ساتھ بھی انہوں نے بہت پہلے سے بھی کام کیا ہے، RSPs کے ساتھ بھی وہ کام کرتے رہے ہیں. تو یہ جو ان کی اس میں گہرا جسے کہتے ہیں نا ادراک ان حوالے سے ان معاملات کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہے اور بینکس کو اس میں شامل کیا ہے اور کنسلٹیشن میں RSPs کو باقی لوگوں کو شامل کیا، تو ایک بڑا خوبصورت نظام تخلیق ہو رہا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح پر جو غریب لوگ ہیں ان کو کاروبار کے لیے. سر ابھی تک آپ کے پروگرام نے 150 ارب روپے منتقل کیے ہیں، ڈسبرس کیے ہیں غریب لوگوں میں، and around 4.9 million poor families in Pakistan ان کے مستقبل آپ لوگوں نے چینج کیے ہیں. and it's amazing because vulnerable communities ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، ٹرانسجینڈرز ہوں، فائنینشیل انکلوژن، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان چیزوں کے اوپر آپ کا فوکس رہا ہے. and I once again ask you sir, moving forward you've won the ایشین نوبیل پرائز الحمدللہ، بٹ موونگ فارورڈ اس کو آپ نیکسٹ کس سٹیج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے اہداف کیا ہیں اگلے؟ دیکھیے، پاکستان میں صرف 4 ملین یا 5 ملین لوگ نہیں ہیں. پاکستان میں کم از کم 20 ملین ایسے گھرانے ہیں جن کو چھوٹے قرضوں کی ضرورت ہے. تو جب تک ہم ان کو دیکھیں، 2 راستے ہیں غربت کے ختم کرنے کے نہایت آسان. ایک یہ ہے کہ کسی شخص کو ہنر دے دیں تاکہ وہ اس ہنر کو آزما کر اپنے لیے روزگار پیدا کر لے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کچھ سرمایہ دے دیں تاکہ وہ اپنے ہنر کو جو پہلے سے اس کے پاس موجود ہے پریکٹیکل شیپ دے دے. تو نچلی سطح پر اگر آپ نے غربت کو خاتمہ کرنا ہے تو جو ہم امپلائمنٹ کہتے ہیں، ہم ہر شخص کو نوکری تو دے نہیں سکتے،
ہاں اس کو انٹرپرینوریل جرنی کی طرف تو لا سکتے ہیں. تو یہ جو فائنینشیل انکلوژن، آپ بنگلہ دیش کی مثال دیکھیں، وہاں پر 35 ملین لوگوں کے پاس مائکرو فائنانس کی سہولت ہے، یعنی ایکٹیو بورورز ہیں 35 ملین، اور پاکستان میں 7 ملین ہے. تو جب یہ 7 ملین 35 پہ جائیں گے تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنا جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا، کتنی ویلتھ جنریٹ ہوگی. اور پھر ایک اور خوبی اس نظام کی یہ بھی ہے کہ یہ جو پیسے جاتے ہیں نا وہ ایکوٹیبلی ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک شخص کی جیب میں یہ 1 ٹریلین نہیں جائے گا، یہ کم از کم 10-20 لاکھ یا 30 لاکھ خاندانوں کے پاس یہ پیسہ جائے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب موجود تھے. یو ریمین ٹو بی اے سورس آف پرائڈ فار اس. وی وش یو دی بیسٹ آف لک. ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر قبل فورن آفس کے ترجمان عاصم افتخار احمد صاحب کا یہ کہنا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سرپرائز تھا پاکستان کے لیے، جس طرح یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن کے جو پچھلے 24 گھنٹے میں ریمارکس آئے ہیں کہ ایک بار پھر اثر نو جائزہ لیا جائے گا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا، اور ہم دیکھیں گے کہ تعلقات کدھر لے کے جانے ہیں. They are not in line with close cooperation between the two countries. یہ وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان کو قبضے کے قبل پاکستان نے نہیں بلکہ ٹرمپ انتظامیہ نے بنایا. امریکی سینیٹر کرس وان ہولن نے یہ بات گزشتہ روز سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کی سماعت کے دوران کہی. دوران سماعت ریپبلکن قانون سازوں نے بائیڈن انتظامیہ کو افراتفری اور طالبان کے قبضے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ جو گزشتہ ماہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد ہوا اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد نہیں ہوتی. کراچی میں پیدا ہونے والے میری لینڈ کے ڈیموکریٹک سینیٹر نے افغانستان سے امریکی انخلا پر سینٹ کی پہلی سماعت میں یہ دلیل پیش کی کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ اپنے پڑوس میں انتشار اور خانہ جنگی کو روکے. دوران سماعت سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن کو سخت سوالوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. امریکی سینیٹر کرس وان ہولن نے سوال کیا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی حکومت سے کہا تھا کہ وہ اس عمل کے ایک حصے کے طور پر 3 اعلیٰ طالبان کمانڈروں کو رہا کرے، کہ جس کے جواب میں اینٹنی بلنکن نے کہا جی ہاں یہ درست ہے. سینیٹر وان ہولن نے عبد الغنی برادر کے رہا ہونے والوں میں شامل ہونے اور دوحہ مذاکرات میں سابق افغان حکومت کو شامل نہ کرنے اور ان پر 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے جیسے کئی سوالات پوچھے، کہ جس پر اینٹنی بلنکن نے جواب دیا یہ درست ہے. امریکی سینیٹر نے اس معاہدے کو بھی اٹھایا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی افواج مئی تک نکل جائیں گے اور ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن افغان فورسز پر حملہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، جس پر پھر اینٹنی بلنکن نے ایک بار پھر کہا کہ یہ بات بھی درست ہے. سینیٹر وان ہولن نے کہا کہ افغانستان میں ایک کہاوت ہے کہ پارٹنرز کے پاس گھڑیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت ہے. چنانچہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس مذاکرات کے ذریعے طالبان کے لیے سب کچھ ترتیب دیا. یہ اب آفیشلی اسٹیگرنگ ہپوکریسی جو ہے امریکہ کی، یہ امریکہ کے اندر خود ڈسکس ہونے شروع ہو گئی ہے. ناظرین, which is of course very good news, and I'll see you all on Monday. Good night, Allah Hafiz.